उसके अंदर चीज़ें पूछी जाती हैं। उसके बाद जो मेजर पार्ट होता है वो आपका होता है लिटरेचर, जो आपका लिटरेचर होता है। और जो लिटरेचर होता है वो किसी भी टेक्स्ट बुक का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। लिटरेचर को हम अगर बात करें लिटरेचर की, तो लिटरेचर दो तरीके से हम पढ़ते हैं। बहुत सारे बच्चों को लिटरेचर का मीनिंग ही नहीं पता होगा। लिटरेचर क्या होता है, आप +2 में हो गए, आप +1 में हो गए, बल्कि ये चीज़ तो आपको पता होनी चाहिए 8th और 9th में लिटरेचर होता क्या है। और लिटरेचर को हम किस तरीके से पढ़ते हैं, लिटरेचर को बेसिकली हम दो तरीके से पढ़ते हैं, एक प्रोज और दूसरा पोएट्री। अब आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोज क्या होता है। प्रोज का मतलब होता है सेंटेंस, जिसके अंदर हम सेंटेंसेस में राइटिंग करते हैं। सेंटेंसेस में कैसे राइटिंग करते हैं, जैसे पैराग्राफ राइटिंग करते हैं, आर्टिकल राइटिंग करते हैं, या कोई नॉवल लिखते हैं, या कोई प्ले लिखते हैं, या कोई स्टोरी लिखते हैं, शॉर्ट स्टोरी लिखते हैं, एनेक्डोट लिखते हैं। तो ये सारी चीज़ें प्रोज के अंदर होती हैं। प्रोज कहानी, नाटक, पत्र लेखन, निबंध लेखन, हिंदी में बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें किस में होती हैं, प्रोज में। और ये जो प्रोज होता है ये बेसिकली सेंटेंस बेस्ड होता है। किसके बेस पे होता है ये, सेंटेंस बेस्ड। ऑन द अदर हैंड पोएट्री क्या होती है, पोएट्री का मतलब है आप लोगों को पोएम पढ़ाई जाएगी। पोएम समझते हो ना, पोएम कविता। अब जो पोएट्री है, सॉरी जो प्रोज है वो सेंटेंस बेस्ड होता है, लेकिन जो पोएट्री होती है वो लाइन बेस्ड होती है। किस बेस्ड होती है, लाइन बेस्ड। ध्यान से सुननी है मेरी बातें, क्योंकि आप लोगों को शायद ये लग रहा हो कि ये चीजें हमारे किसी काम की नहीं है, ये आपके बहुत काम की हैं। दे विल हेल्प यू अ लॉट इन योर अपकमिंग क्लासेस। आई होप यू गॉट इट। तो सेंटेंस बेस्ड का मतलब है जिसके अंदर आपको सेंटेंसेस लिखना सिखाया जाता है। ग्रामर जो मैंने आपको पढ़ाई ना, ग्रामर का जो रोल है वो कहाँ काम आएगा आपको, ग्रामर आपको कहाँ हेल्प करेगी, प्रोज के अंदर। अब प्रोज के अंदर वो आपको कैसे हेल्प करेगी कि जैसे आपने सेंटेंसेस लिखनी है, सेंटेंसेस लिखने के लिए आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, आपको टेंसेज पता होना चाहिए, आपको वर्ब्स पता होने चाहिए, आपको मोडास पता होने चाहिए, आपको पंक्चुएशन मार्क्स कैसे यूज करने हैं, विराम चिन्हों का प्रयोग कहाँ करना है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो जो चीज आप लोग प्रोज के अंदर करोगे वही चीज आपको ग्रामर के अंदर सिखाई जाती है कि आपने ग्रामर की हेल्प से प्रोज कैसे सीखनी है। उसके बाद इसके ऑपोजिट लाइन बेस्ड का मतलब क्या कि यहाँ ग्रामर की जरूरत नहीं होती आपको। यहाँ पोएट्री के अंदर जब आप पोएम पढ़ोगे या कोई पोएम आप राइट करोगे तो आप लोगों को लाइन बेस्ड होगी, इसमें कोई ग्रामर की जरूरत नहीं होती। ग्रामर का रोल यहाँ बिल्कुल 0 हो जाता है, लेकिन इसके अंदर ग्रामर का रोल बहुत ज्यादा होता है। दो चीज ध्यान रखनी है कि प्रोज के अंदर ग्रामर का रोल होता है, सेंटेंस बनाने पड़ते हैं, तो ग्रामर बेस पे हमें ये पता लगाना पड़ता है कि जो सेंटेंस हम यूज कर रहे हैं प्रेजेंट में यूज कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कि आप स्टोरी राइटिंग कर रहे हैं, आप पास्ट में स्टोरी राइटिंग कर रहे हैं, पास्ट की किसी घटना को लेकर के स्टोरी राइटिंग है या पढ़ रहे हैं आप उसको, तो वो किस में होगी, पास्ट में होगी। और पास्ट का पता कैसे लगेगा, टेंस से, और टेंस आपको आएंगे तभी आप वो चीज कर पाओगे। यहां लाइन बेस्ड होता है। लाइन बेस्ड का मतलब क्या है कि इसके अंदर एक विशेष बात होती है। जब भी हम पोइट्री की बात करेंगे तो पोइट्री में जब आप लोग पोएम पढ़ोगे एक वर्ड आएगा राइम। समझते हैं राइम? राइम क्या होती है? राइम एक साउंड्स का पैटर्न होता है, साउंड्स का एक पैटर्न होता है, वर्ड्स का एक पैटर्न होता है। राइम का मतलब होता है जैसे आप लोग हिंदी में यूज करते हैं ना छंद, छंद, वार्णिक छंद, मात्रिक छंद, ये इस तरीके की चीजें जब हिंदी में यूज करते हैं, या आप ये कहें तुकबंदी। जैसे आप कभी आपका मूड शेर व शायरी करने का हो और आप लोग कुछ चीज बोलते हैं, कुछ लाइनें बोलते हैं, तो कई बार तो आपकी लाइनें मिल जाती हैं, और वो लाइनें जो मिलती हैं वो किस बेस पे मिलती हैं, वो छंदों के बेस पे। यानी जो राइम आप यूज कर रहे हो, वो लास्ट का वर्ड जो है उस लाइन का लास्ट का वर्ड
अगली लाइन से तुकबंदी हो रही है उसकी, ये नहीं हो रही है, उसको राइम कहते हैं। राइम का मतलब होता है तुकबंदी। जैसे अब जब पोइट्री की बात कर रहे हैं, मैंने आपको बताया कि लाइन बेस्ड होती है, इसमें सेंटेंस नहीं होते, इसमें ग्रामेटिकल रोल खत्म हो जाता है, इसमें ग्रामर की कोई वैल्यू नहीं होती। और राइम का मतलब होता है कि इसके अंदर तुकबंदी होती है, यानी मेल खाते हैं कि नहीं खाते हैं। जैसे आप लोगों ने व्हेन यू वर इन प्राइमरी क्लासेस एंड योर टीचर हैड टॉट यू cat, bill, hill, catch, मैच। अब सपोज करिए कि हमारे पास ये पोएटिक लाइन है, ये हमने किसी पोएम से ली हुई लाइन है, और ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 लाइन है। और मैंने कहा कि जो राइम होगा, राइम का मतलब है कि जो लास्ट का वर्ड होगा, लास्ट का बिल्कुल इन द एंड ऑफ द लाइन, अगर वो वर्ड आपस में उनकी धुन, उनकी तुकबंदी हो रही है, उनकी तुकबंदी हो रही है, तो हम उसको क्या कहते हैं? राइम। उसको क्या कहते हैं? राइम। जैसे अभी देखिए आप, हमारे पास ये टोटल 1 2 3 4 5 6 6 लाइनें हैं, और 6 लाइनों में 6 वर्ड्स हैं। अब कौन सा वर्ड किसके साथ राइम करा है, यानी किस वर्ड की किस वर्ड के साथ तुकबंदी हो रही है, कहां धुन मैच हो रही है उनकी। अब जैसे इसकी साउंड क्या आ रही है? एट, तो दोनों की मैच हो रही है, बैट और कैट की, तो इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में राइम कर रहे हैं। तो हमारा जो टॉपिक है आज का, वो पोइट्री के अंदर जो हम राइमिंग स्कीम यूज करते हैं, यहां पर देखिए ध्यान से, जो हम राइमिंग स्कीम यूज करते हैं, राइमिंग स्कीम का मतलब है कि जो वर्ड आपस में मैच कर, जब भी कुछ आपस में मैच करेंगे, पहली लाइन दूसरी लाइन के साथ, यानी पहला वर्ड दूसरे के साथ, तीसरा वर्ड चौथे के साथ, पांचवा वर्ड छठे के साथ, तो हम सीरीज देना शुरू कर देते हैं। वो सीरीज कैसे देते हैं? जैसे ये हमारा, समझो कि ये लाइन कौन सी है? ए, हम इसको मान लेते हैं ए, ये ए हो गई, और ए की जो साउंड है वो एट की है, तो और बी की साउंड भी किसकी है, यानी दूसरी लाइन की साउंड भी किसकी है? एट की। तो एट को हमने ए माना, और इसमें भी एट है, तो इसको भी हम क्या मानेंगे? ए। तो पहली दोनों लाइनों की राइमिंग स्कीम क्या होगी? पहली दोनों लाइन की, 1 और 2 की, यानी लाइन नंबर ए लाइन नंबर 2 के साथ राइम कर रही है। लाइन 1 इज राइमिंग विद द लाइन 2। इट मीन वी शैल यूज द राइमिंग स्कीम ए इन द फर्स्ट 2 लाइन्स। ठीक है, पहली लाइन दूसरी लाइन से मैच कर रही है, तो दोनों में अगर पहली लाइन ए है तो दूसरी लाइन भी क्या होगी? ए। अब तीसरी लाइन में देखिए, तीसरी लाइन में हम क्या कर रहे हैं? इन द थर्ड लाइन वी हैव सम डिफरेंट वर्ड्स, वी हैव सम डिफरेंट वर्ड्स। नाउ वी हैव द साउंड्स ऑफ लॉन्ग ई, इल, इल। तो यहां पर हम इसको क्या कहेंगे? तीसरी लाइन को बी, यानी ए तो ये थे दोनों, हम स्टार्ट कहां से करते हैं? ए से। हमेशा कहां से स्टार्ट करते हैं? ए से। ए से अगर मान लीजिए जैसे पहली लाइन में जो साउंड आई है तो उसको हम ए से दे रहे हैं, ए से शुरू कर रहे हैं, दूसरी में वही साउंड आएगी तो उसको भी हम क्या कहेंगे? ए। ठीक है, तो पहली दोनों लाइन की राइमिंग स्कीम हो जाएगी ए ए। अब अगली लाइन में कुछ डिफरेंट वर्ड आ गए, साउंड डिफरेंट हो गई, इल, इल, तो ए के बाद सीरीज हम किस सीरीज में हम क्या लिखेंगे? बी। तो ये इल है, तो ये भी क्या है? इल, तो इसको भी क्या कहेंगे? बी। तो अब हमारी पहली 4 लाइनों की राइमिंग स्कीम क्या होगी? ए ए बी बी। अब पांचवी और छठी लाइन में जो वर्ड्स हैं, जो आपके पास एंडिंग जो वर्ड्स हैं वो डिफरेंट हैं, डिफरेंट देन फ्रॉम ए एंड बी बी। ए से भी अलग है और बी से भी अलग है। तो यहां पर साउंड किसकी आ रही है? एच,
एच, तो अब इसको हम क्या कहेंगे, सी। तो यहां एच सी है तो नीचे भी एच ही है, तो इसको भी क्या कहेंगे, सी। अब सपोज करिए, जस्ट मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, जैसे आपको छोटी क्लासेस में आपके टीचर राइमिंग वर्ड पढ़ाते थे कि आपकी रीडिंग की हैबिट डेवलप हो जाए, आपको पढ़ना आ जाए। पढ़ाना सिखाने के लिए सबसे पहले क्या सिखाए जाते हैं, राइमिंग वर्ड्स। अब जब राइमिंग होगी तो क्या होगा, मन में क्या होएगा, इंटरेस्ट पैदा होएगा, चीजों को देख करके इंटरेस्ट पैदा होएगा। लेकिन यहां इस साइड में इस तरह की कोई चीज यूज नहीं की जाती, इस तरह की कोई चीज यूज नहीं की जाती जैसे यहां यूज कर रखी है। तो ये आपको जस्ट मैंने एग्जाम्पलीफाई किया है। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई पोएम है ये, और उस पोएम में इस तरीके से वर्ड्स मैच कर रहे हैं, तो इसकी राइमिंग स्कीम क्या होगी, ए 6 लाइनें इसमें, बी और सी। तो ये हमारी राइमिंग स्कीम इस पोएम की क्या होगी, ए बी सी। लेकिन अगर हमारे पास दूसरी लाइन और चौथी लाइन मैच करें, पहली लाइन और तीसरी लाइन, दूसरी लाइन और चौथी लाइन, और अगर ये 8 लाइनें होंगी और इसी तरीके से ये 5वीं और 6ठी मैच करें, तो राइमिंग स्कीम क्या होगी। देखिए हम थोड़ा सा बदल के करेंगे अब इसको। हमने 5वीं 6ठी में कोई भी चेंज नहीं किया, लेकिन अब हम दूसरी और चौथी में चेंज करेंगे। सपोज करो दूसरी में हमने वर्ड यूज किया फॉग, और चौथी में हमने वर्ड यूज किया लॉग। तो अब हमारी राइमिंग स्कीम क्या होगी, हम स्टार्ट कहां से करते हैं, ए से। पहली लाइन को हमेशा क्या लिखेंगे, ए। दूसरी लाइन क्योंकि इससे मैच नहीं कर रही है, साउंड डिफरेंट है, यहां जो साउंड है एट की है, और यहां जो साउंड है वो ओजी ऑग की है। तो बोथ द साउंड्स आर not matching with each other, they are different sounds, so here we shall use B, here we shall write B। तो अब इस पहली और दूसरी लाइन की जो स्कीम होगी वो क्या होगी, ए बी, क्या होगी, ए बी। अब तीसरी लाइन में बिल है, तीसरी लाइन में क्या है, बिल, ए बी, और चौथी लाइन में क्या है, तो ले। अब हम यहां पर भी चेंज करके आपको इस राइमिंग स्कीम को पूरी तरह से बदल देते हैं, यहां पर भी वर्ड चेंज कर लेते हैं। यहां हमने लिख दिया बैट, तो अब ए बी, और ये जो ए है वही साउंड बैट में आ रही है, तो यहां पर क्या लिखा जाएगा, ए। जो साउंड दूसरी लाइन में ओ की आ रही है, चौथी लाइन में भी ओ की आ रही है, तो यहां बी लिखा है, तो यहां पर भी क्या लिखेंगे, बी। तो अब ये राइमिंग स्कीम थोड़ा चेंज हो जाएगी, यहां पर जैसे पहले सी था अब भी सी होगा। तो अब राइमिंग स्कीम क्या हो जाएगी, ए बी और सी सी, ए बी सी सी। जब भी ए हो तो उसका मतलब है कि पहली और दूसरी लाइन के जो लास्ट वर्ड हैं, एंडिंग वर्ड हैं, वो आपस में राइम कर रहे हैं, जैसे पहले कर रहे थे, पहली और दूसरी लाइन मैच कर रही थी ना, पहली और दूसरी लाइन के लास्ट वर्ड आपस में मैच कर रहे थे, राइम कर रहे थे, तो स्कीम थी ए। फिर उसके बाद तीसरी और चौथी लाइन मैच करेगी तो बी, 5वीं और 6ठी मैच करेगी तो सी। लेकिन उसके अपोजिट अगर पहली लाइन तीसरी लाइन के साथ, दूसरी लाइन चौथी लाइन के साथ मैच करे, तो राइमिंग स्कीम क्या होगी, ये वाली। देखिए जैसे ए बी और सी, ए बी और सी। तो इस तरीके से आप लोगों को अपनी पोएम के अंदर राइमिंग स्कीम क्या है, यानी तुकबंदी कौन सी है, कौन से छंदों का प्रयोग किया है, वो आपको पता लगाना है। तो आप इस पैटर्न को फॉलो करोगे। अब मैं आपको ये करवा क्यों रहा हूं, आप सोच रहे होंगे कि ये चीजें हमारी बुक में दी तो हुई हैं, लेकिन कई बार एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पुट कर लिया जाता है, आप लोग इनको छोड़ देते हो। ऐसी चीजें
आप छोड़ देते हो, लीव करते हो, इनको करते ही नहीं हो। क्यों नहीं करते? कि आपको ऐसा लगता है कि जैसे ये बहुत मुश्किल है। इससे ज्यादा तो आसान ही नहीं है कुछ भी। राइमिंग स्कीम पता लगाना किसी पोएम के अंदर, इससे ज्यादा आसान काम नहीं है कुछ भी लिटरेचर में। जैसा अभी आपने देखा होगा, आप बेस बनाओ किसको? आप पिछली चीजों पे जाओ जो आपने अपनी छोटी क्लासेस में करी थी। जैसे आपको राइमिंग वर्ड वहां करवाते हैं ना, तो वैसे ही पोएम के अंदर होता है। वहां आपको सिर्फ एक एक वर्ड करवाते थे, लेकिन यहाँ क्या आ जाती है, वो पूरी की पूरी लाइन आ जाती है। लेकिन आपने वो एक ही वर्ड के ऊपर फोकस करना है, और वो कौन सा वर्ड है? एंडिंग वर्ड। अब कई बार क्या होता है कि एक ही लाइन में 2 बार सेम वर्ड आ जाता है। जैसे आई वीप कोमा, एक सेंटेंस हो गया आई वीप। आई स्लीप। अब यही लाइन अगर इस तरीके से लिख दें, यही लाइन इस तरीके से लिख दें, एक तो पैटर्न हो गया ये। यानी अब लाइनें कितनी हैं? लाइनें तो पहले इसमें भी 2 हैं कोमा लगाने के बाद, और अगर बिना कोमा के लगाएं, ये कोमा बाद में आ जाए तो अब भी 2 है। तो अब कैसे लिख रहे हो आप? अब आप लिख रहे हो ए बी, एक मिनट, जैसे हमारे पास ये क्या है, पहली लाइन ए और दूसरी लाइन ए, तो हम इसको लिख रहे हैं ए। लेकिन अगर ये थोड़ा सा अलग हो गई तो अब हम इनको क्या लिखेंगे? ऐसे ए। जब एक ही लाइन में 2 वर्ड, यानी कोमे से पहले और कोमा के बाद अगर दोनों वर्ड मैच करते हैं तो उसको बोलते हैं इंटरनल राइमिंग स्कीम। इंटरनल राइम होती है वो। कौन सी राइम होती है? इंटरनल। ये थोड़ा डीप चीज है, लेकिन जस्ट इतना जान लो कि एक ही लाइन में अगर 2 वर्ड आते हैं तो भी आपने इसी तरीके से लिखना है ए। ऊपर नीचे आए तो एक अकेला ए लिखना है, यहां पर ए और यहां पर ए, और आगे पीछे आए तो इन लेटर्स को भी यहां पर आगे पीछे लिखना है। तो चलिए अब थोड़ा कॉन्टेक्स्ट की बात कर लेते हैं कि आपको, हम कोई पोएम ले लेते हैं आपकी 10th क्लास के अंदर। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक वेरी फेमस पोएम है द फायर एंड आइस। उसके अंदर जो राइमिंग स्कीम है, जैसे स्टार्टिंग में वर्ड आ गया फायर, क्या आ गया? फायर। फिर आ गया उसमें आइस, फिर आ गया सफाइस, बीच में कहीं पर हेट भी आ जाता है, फिर ग्रेट आ जाता है, और बीच में डिजायर भी आ जाता है। तो अब ये देखो, मान लीजिए कि हमारी ये लाइनें हैं, कौन सी पोएम से ली है हमने? फायर एंड आइस से। अब देखिए फायर डिजायर, तो आप इसको क्या क्या लिखोगे? यहां पर सीरीज देनी है ए। और यही वर्ड अगर मान लो भाई कोमा ऐसे आता तो फिर आप कैसे लिखते? फिर ऐसे। अब कैसे लिख रहे हैं? ऐसे। अब ऊपर नीचे, फिर आगे पीछे। अब देखिए पहली लाइन दूसरी लाइन में जो लास्ट के वर्ड है वो साउंड क्या दे रहे हैं? आयर। तो दोनों को हम क्या कहेंगे? ए। लेकिन आगे फिर फायर आयर आई से मैच नहीं हो रहा, तो हमारी नई सीरीज शुरू हो जाएगी। अब हम इसको क्या लिखेंगे? बी। अब ये ना तो आयर से मैच कर रहा है हेट, ना आई से मैच कर रहा है, तो ये तो बिल्कुल नया वर्ड आ गया। तो अब ए और बी के बाद जब बिल्कुल नया वर्ड आएगा तो हम अगली सीरीज यानी अगला अल्फाबेट लिखेंगे सी। ठीक है। अब देखिए अगली लाइन में फिर कौन सा है? आइस। और आइस किससे मैच करता है? सफाइस से। तो जो आइस के साथ आपने लिखा है वही सफाइस के साथ लिखेंगे। तो यहां पर भी क्या लिखेंगे? बी। अब देखिए आगे आया फिर से साउंड 8 का, और 8 की साउंड और कौन से वर्ड में है? इधर ऊपर देखिए, स्टार्टिंग से लेकर के देखिए
यहां पर साउंड है आयर की, यहां पर भी आयर की, यहां पर आइस की, और यहां पर है 8 की, और यहां पर भी किसकी साउंड है 8 की। तो 8 से मैच करेगा हेट ग्रेट। तो हेट को क्या लिखा था आपने सी, तो साउंड 8 की, इसमें भी 8 की आ रही है और इसमें भी 8 की आ रही है, तो इसको सी लिख रहे हैं, तो इसको भी क्या लिखोगे सी। तो अब आपकी जो राइमिंग स्कीम है फायर एंड आइस की, आप क्या मान सकते हैं, एक जस्ट इमेजिनेशन है, उसमें कुछ और भी हो सकती है, जस्ट मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है कि इस बेस पे आप राइमिंग स्कीम निकालोगे अपनी पोएम की। देखिए अब हमारे पास क्या राइमिंग स्कीम होगी, पहली दो लाइनों में ए बी सी और बी सी, ये कई तरह से हो सकती है, इसके अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे मान लीजिए 4 लाइनें हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, 1 2 3 4, 4 लाइनें ले लेते हैं हम, या 6 ले लेते हैं। ए या कोई भी मैच ना करें, ए बी सी डी, मान लो कि पहली लाइन का भी दूसरी के साथ भी नहीं मैच हो रहा, तीसरी के साथ भी नहीं मैच हो रहा, चौथी के साथ भी नहीं मैच हो रहा, अब पांचवी में आके फिर मैच हो रहा है, और फिर आगे लाइनें ऐसे शुरू हो जाएं, ऐसे ही इसी सीरीज में ए बी सी डी। तो इस पोएम की राइमिंग स्कीम क्या हो जाएगी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये बन जाएगी आपकी ए बी सी डी, ए बी सी डी। तो ये पोएम टू पोएम वेरी करेगा कि जो पोएट है वो किस तरीके से लाइंस का यूज कर रहा है, और उन लाइंस में वो जो राइमिंग वर्ड यूज कर रहा है वो पहली से दूसरी वाला यूज कर रहा है, यानी पहली लाइन से दूसरी लाइन का वर्ड मैच करेगा, या पहली से तीसरी का मैच करेगा, दूसरी से चौथी का मैच करेगा, या पहली से पहली का, दूसरी से दूसरी का, तीसरी से तीसरी का, चौथी से चौथी का, पांचवी का पांचवी से, ऐसे मैच करेगा। वो डिपेंड करता है जो पोएट अपनी पोएम के अंदर राइमिंग स्कीम डालेगा, और सभी पोएट जो है अलग अलग टाइप की डिफरेंट टाइप की राइमिंग स्कीम अपनी पोएम के अंदर यूज करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको राइमिंग स्कीम समझ में आ गई होगी। अब इसी चीज के अंदर यानी लिटरेचर के अंदर एक और ऐसा टॉपिक है विच इज फ्रीक्वेंटली इग्नोर्ड बाय द स्टूडेंट्स इवन बाय द टीचर्स आल्सो। Why I am using this sentence? Even I am criticizing the teachers. देखिए वो है पोएटिक डिवाइस। जैसे पोएम आप लोग पढ़ोगे, आपने पहले उसकी राइमिंग स्कीम देख ली, पोएम की राइमिंग स्कीम देख ली, उसके बाद आप लोगों को कुछ पोएटिक डिवाइस से रिलेटेड क्वेश्चन पुट किए जाते हैं कई बार। और 10th क्लास में तो एक पर्टिकुलर टॉपिक है फिगर ऑफ स्पीच के नाम से, क्योंकि फिगर ऑफ स्पीच, लिटरेरी डिवाइस या पोएटिक डिवाइस, ये सारी चीजें एक ही है, एक ही चीज को अलग अलग नामों से बुलाते हैं। तो इस चीज को जानने के लिए कि ये पोएटिक डिवाइस, ये लिटरेरी डिवाइस, ये फिगर ऑफ स्पीच, ये चीज क्या है, और हमारे इंग्लिश लिटरेचर के अंदर या हमारी जनरल कन्वर्सेशन के अंदर या प्रोज के अंदर इनका क्या यूज है, इनको हम क्यों यूज करते हैं, और इनका यूज करने से जो राइटर है या जो पोएट है उसके वर्क्स के ऊपर, उसके लिटरेरी वर्क्स के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, ये सारी चीजें हम इस पॉइंट के अंदर, इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो लेट अस फर्स्ट नो द मीनिंग ऑफ पोएटिक डिवाइस और फिगर ऑफ स्पीच और लिटरेरी डिवाइस। देखिए, I give you a very simple example. I would like to start with a question. I'm going to ask you a very simple question. If someone asks you, how would you make your body attractive? What do you do to make yourself attractive person? अपने आप को आकर्षित बनाने के लिए, अपने आप को खूबसूरत बनाने के लिए, आपको दूसरे लोग देखें, देख करके आपकी तारीफ करें, एकदम से उनका ध्यान आपकी तरफ जाए,
ऐसा आप क्या करोगे, यानी अपने आप को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, अपने आप को खूबसूरत बनाने के लिए आप क्या करोगे? डिफरेंट पीपल विल हैव द डिफरेंट ओपिनियंस अबाउट दिस। सभी लोग, जितने भी दुनिया में लोग हैं, सबके अपने अपने मत होंगे। अब मैं तुमसे पूछूं कि कोई काला लड़का है, यानी थोड़ा सा डार्क कलर है जिसको हम कई बार प्यार से कालू भी कह देते हैं, जिसका रंग थोड़ा पक्का होता है, तो ऐसे बच्चों को या ऐसे लोगों को अपनी ब्यूटी को या अपने कलर को, अपनी स्किन के कलर को अगर थोड़ा सा इम्प्रूव करना है, यानी गोरा बनना है, तो आप लोग क्या सुझाव दोगे? कोई कहेगा कि जी इसको वो शाहरुख खान वाली क्रीम लगानी चाहिए, कोई कहेगा कि इसको वो क्रीम लगानी चाहिए, कोई कहेगा कि इसको दिन में 4-5 बार नहाना चाहिए, इसको ये साबुन करनी चाहिए यूज, वो साबुन करनी चाहिए यूज, ताकि लोग इसकी तरफ अट्रैक्टिव हों। अभी तो ये ऑर्डिनरी है, अभी इसकी तरफ कोई देख नहीं रहा। तो इसको अपने आप को आकर्षक बनाने के लिए क्या करना है, ये चीज़ें जब हम डिस्कस करते हैं, जैसे आजकल आप लोगों को पता ही है कि जो गर्ल्स हैं या जो वुमेन्स हैं वो ऑर्नामेंट खरीदती हैं शादी में जाने से पहले। जिस दिन शादी होती है ना, कहीं शादी में जाना होता है, किसी मैरिज में जाना होता है, तो वो क्या करती हैं, या तो उनके पास ऑलरेडी ऑर्नामेंट्स होते हैं, गहने आभूषण नेकलेसेस वगैरह होते हैं, तो वो शादी में उसको डाल के क्यों जाती हैं? स्पेशल अटेंशन लेने के लिए, कि शादी में जो दूसरे लोग आएंगे वो देखें उनको, खास तौर पे उनका ध्यान उनकी तरफ जाए कि ये देखो इन्होंने कितना अच्छा नेकलेस डाल रखा है। एकदम से वो अपना दूसरे लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए कुछ ऐसी चीजें करते हैं। तो उसी तरीके से जो पोएटिक डिवाइस है, जो लिटरेरी डिवाइस है, जो फिगर ऑफ स्पीच है, वो लैंग्वेज का ऑर्नामेंट होता है। कोई भी लैंग्वेज हम चाहे उसको स्पीकिंग के अंदर यूज करें या हम उसको राइटिंग के अंदर यूज करें, जो भी चीज हम अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं, अपनी लैंग्वेज को अगर अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं, तो हम इसको ऑर्नामेंट के तौर पे यूज करते हैं, इसको किसी नेकलेस के तौर पे या किसी कॉस्मेटिक के तौर पे यूज करते हैं पोएटिक डिवाइस को। एक और एग्जांपल हम लेते हैं, आप रोज वेजिटेबल खाते हो, आपकी मदर आपको एक ही पैटर्न पे आप चल रहे हैं, आपकी फैमिली के अंदर सब्जी बनती है रोज, और अगर आपको रोज घिया खिलाएं और उसमें कुछ भी अलग ना हो तो आप बोर हो जाओगे ना। लेकिन किसी दिन अगर आपको आपकी डिश चेंज करके दी जाए, आपको कोई अलग सब्जी खिलाई जाए जैसे मटर पनीर वगैरह, तो आपकी बाँछें खिल जाएंगी। तो वही चीज इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर और स्पेशल लिटरेचर में चाहे आप प्रोज यूज करें या फिर आप पोएट्री यूज करें, और समटाइम्स जो जनरल कम्युनिकेशन होती है हमारी, उसमें भी हम कुछ ऐसी लैंग्वेज यूज करते हैं जिससे स्पेशल इफेक्ट पैदा होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? पोएटिक डिवाइस। तो इन शॉर्ट, इन नटसेल, इफ आई डिफाइन दिस वर्ड पोएटिक डिवाइस, व्हाट इज द पोएटिक डिवाइस? Poetic device is a tool in the hand of writer through which he can make impressive his writing or speaking. इसका मतलब क्या है कि किसी राइटर के हाथ में एक ऐसा टूल है, एक ऐसा डिवाइस है जिसके माध्यम से वो अपनी भाषा को प्रभावशाली बना सकता है। अब इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, कभी कह रहा हूँ कि मैं ये तो एक ऑर्नामेंट है, ये तो एक नेकलेस है, जैसे लेडीज अपनी ब्यूटी को ऐड ऑन करने के लिए नेकलेस डालती हैं, ऑर्नामेंट्स डालती हैं या कॉस्मेटिक्स लगाती हैं, तो ठीक वैसे ही जो ऑथर होता है या पोइट होता है या जो राइटर होता है या जो स्पीकर होता है, वो अपनी लैंग्वेज को इंप्रेसिव बनाने के लिए जो पोएटिक डिवाइस है, पोएटिक डिवाइस रूपी नेकलेस, कॉस्मेटिक्स या ऑर्नामेंट्स वो यूज करता है। ठीक है, चलिए अब हम इंग्लिश लिटरेचर के अंदर जो बुक्स पढ़ रहे हैं, चाहे आप 9th क्लास में मोमेंट्स पढ़ रहे हैं या बिहाई पढ़ रहे हैं या 10th में आप फुटप्रिंट्स विदाउट फीट पढ़ रहे हैं या फर्स्ट फ्लाइट पढ़ रहे हैं या +1 में जो बुक पढ़ रहे हैं या +2 में आप विस्टास पढ़ रहे हैं, फ्लेमिंगो पढ़ रहे हैं, तो आप देखते होंगे कई ऐसे सेंटेंसेस आते हैं जब आप कोई टेक्स्ट रीड कर रहे हो, कोई लेसन रीड कर रहे हैं या कोई पोएम रीड कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर सेंटेंस के ऊपर या किसी पर्टिकुलर वर्ड के ऊपर आपका ध्यान एकदम से रुक जाता है कि ये क्या लिख दिया इसने। आप सोचने के लिए मजबूर हो जाते हो कि ये राइटर ने, ये ऑथर ने, ये पोएट ने क्या लिख दिया।
वहां आपका ध्यान एकदम से खींचा चला जाता है। तो इंग्लिश लिटरेचर के अंदर या हमारी जनरल कन्वर्सेशन के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी यूज़ करते हैं जिसके द्वारा हम अपनी लैंग्वेज को इंप्रेसिव बना सकते हैं। तो कुछ मेन फिगर ऑफ स्पीच जो आपके क्लास 10th के सिलेबस में है, पार्टिकुलरली आपके क्लास 10th के सिलेबस में है फिगर ऑफ स्पीच, वो हम डिस्कस करेंगे। इसका यूज ज्यादातर जो फिगर ऑफ स्पीच है पोइट्री के अंदर होता है प्रोज के अंदर भी है, और लेकिन आजकल तो हम इसको जनरल कन्वर्सेशन में आम भाषा में भी प्रयोग करने लग गए हैं। तो पहले आपको थोड़ा सा इनके जो जनरली आपकी लैंग्वेज के अंदर यूज होते हैं पोइट्री या प्रोज के अंदर, ऐसे कुछ फिगर ऑफ स्पीच के मैं नाम यहाँ पर राइट डाउन कर रहा हूँ। सबसे पहले हम ये जान लें कि जो फिगर ऑफ स्पीच होते हैं ये किस बेस पे होते हैं। एक तो फिगर ऑफ स्पीच हम यूज करते हैं कंपैरिजन के लिए, किसके लिए? कंपैरिजन के लिए। दूसरा जो फिगर ऑफ स्पीच होता है वो यूज करते हैं हम रिपीटिशन के बेस पर, और तीसरा जो यूज होता है वो होता है कॉन्ट्राडिक्शन के बेस पर, कॉन्ट्राडिक्शन। देखिए पहले मीनिंग समझ लेते हैं कि एक्चुअली है क्या चीज ये। कंपैरिजन, द वर्ड कंपैरिजन हैज बीन मेड फ्रॉम द वर्ड कंपेयर। इट मीन्स व्हेन वी कंपेयर द टू थिंग्स whether they are like or unlike, it doesn't matter। जब हम किन्हीं दो चीजों को आपस में कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, या तो हम उनकी अच्छाई के लिए तुलना करें या उनकी बुराई के लिए तुलना करें, या उनकी खूबसूरती के लिए तुलना करें या उनकी बदसूरती के लिए तुलना करें, किसी भी सेंस में तुलना करें, चाहे वो तुलना बिल्कुल सही हो, चाहे वो तुलना बिल्कुल काल्पनिक हो, चाहे हम इमेजिनेशन ही क्यों ना कर रहे हो, तुक्के ही क्यों ना मार रहे हो, तो जब कंपैरिजन बेस्ड पे यानी कंपेयर करते हैं तो वो क्या होगा? कंपैरिजन बेस्ड। तो कंपैरिजन बेस्ड के लिए हमारे पास दो मुख्य या सॉरी बल्कि तीन फिगर ऑफ स्पीच हैं जो हम इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर यूज करते हैं। सबसे पहले है द मोस्ट इजी फिगर ऑफ स्पीच इज सिमिली, सेकंड वन इज मेटाफर, and third one is symbolism, and we shall discuss all these figure of speeches one by one in detail tomorrow। बस टुडे हम सिर्फ आज क्या करेंगे, जस्ट ये देख लें कि कंपैरिजन के लिए हम कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच को यूज करते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन के बेस पे कौन कौन से यूज करते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन होता क्या है, और रिपीटिशन के बेस पे कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच यूज करते हैं, और रिपीटिशन होता क्या है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता ही चुका हूं कि सिमिली, मेटाफर और सिंबोलिज्म जो होते हैं वो कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं, यानी दो चीजों को कंपेयर किया जाता है। जब उसके बाद रिपीटिशन पे आ जाता है। रिपीटिशन मीन्स क्या होता है? ऑकरिंग अ थिंग अगेन एंड अगेन। जब हम किसी चीज को बार बार करते हैं, एक जनरल सा वर्ड है तो रिपीट करते हैं, सुना भी होगा आपने, प्लस 2 में हो गए, 9th 10th से सभी बच्चों को पता है रिपीटिशन का मतलब क्या होता है? एक ही चीज को बार बार करना, यानी एक ही चीज बार बार आना। तो उस बेस पे हम इसी तरीके से जैसे कंपैरिजन बेस पे सिमिली, मेटाफर और सिंबलिज्म यूज करते हैं, ठीक वैसे ही हम रिपीटिशन बेस पे ये फिगर ऑफ स्पीच यूज करते हैं। सबसे पहले इसमें होता है अलिट्रेशन, अलिट्रेशन। उसके बाद इसी टाइप का कॉन्सोनेंस, उसके बाद एजोनेंस, और उसके बाद एनाफोरा। देखिए समझ में आ गया रिपीटिशन का मतलब क्या है? रिपीटिशन होगी, किसी भी वर्ड की रिपीटिशन हो सकती है, किसी भी लेटर की रिपीटिशन हो सकती है, पुनरावृत्ति हो सकती है, वो बार बार आ सकता है। जैसे आप लोग हिंदी में कई बार एक ही लेटर से शुरू करते हैं, जैसे च च च
जैसे चंदू, आपने ये कहावत बहुत सुनी होगी, इस गाने में भी आता है, चंदू चाची, चम्मच। तो इसमें आप लोग जब हिंदी पढ़ते हो ना, हिंदी में भी ये चीज है, हिंदी में तो 9th क्लास में ही आ जाता है अलंकार, अलंकार ही है ये। जैसे आप हिंदी में अलंकार यूज करते हैं ना, अलंकार का मतलब होता है अलंकृत करना, ठीक वैसे ही यहाँ पर डेकोरेशन के लिए यूज करते हैं इनको। तो यहाँ पर जब च च च 3 बार इसकी पुनरावृत्ति हो रही है, तो ऐसे ही इंग्लिश के अंदर अगर कोई लेटर बार बार रिपीट होता है, रिपीटिशन होती है उसकी, तो वो लेटर, वर्ड, वोवल या कॉन्सोनेंट, उसके बिहाफ पर हम फिर क्या कहते हैं कि ये एलिट्रेशन है, ये कॉन्सोनेंस है, ये एजोनेंस है, ये एनाफोरा है। इनको डिटेल में हम कल करेंगे। अभी फिलहाल जस्ट ये देख लेते हैं कि कंपैरिजन बेस पे कौन से हैं, रिपीटिशन बेस पे कौन से हैं, और अब आ जाता है कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन का मीनिंग समझिए क्या होता है, क्योंकि जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि ये इसका अर्थ क्या है, तो हम करेंगे कैसे। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है बिल्कुल अपोजिट, बिल्कुल अपोजिट। जैसे कई बार हम कहते हैं ना हिंदी में कि मैं मर के जी गया, जब मर ही गए तो जी कैसे गए? मरा हुआ आदमी जी सकता है क्या? जिंदगी का नाम ही मृत्यु है, इस तरीके की बातें, यानी कि उन्हीं के अंदर उल्टे अर्थ छिपे होना। सेंटेंस के अंदर दो ऐसे वर्ड्स होना जो एक तरफ तो कह रहा है जी रहा है, एक तरफ कह रहा है मर रहा है। ऑपोजिट आइडियाज, ऑपोजिट थिंग्स, वो होता है कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्ट करना। समझ गए? तो कॉन्ट्राडिक्शन के बेस पे भी हमारे पास दो फिगर ऑफ स्पीच हैं और उनमें माइनर सा डिफरेंस होता है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, माइनर सा डिफरेंस होता है। और वो कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच हैं? दो। एक को हम बोलते हैं ऑक्सीमोरॉन, ऑक्सीमोरॉन, एंड द सेकंड वन इज पैराडॉक्स। चलिए थोड़ा सा अब हम भी रिकैप्चुलेट करते हैं, कहां से टॉपिक स्टार्ट किया था, कुछ आपको बातें समझ में आई या नहीं आई, ये थोड़ा चेक कर लेते हैं। रिकैप्चुलेट करते हैं। रिकैप्चुलेट समझते हैं ना, रिकैप एक शॉर्ट फॉर्म होता है, एब्रिविएशन होता है रिकैप्चुलेशन का, रिकैप करना। रिकैप का मतलब है कि स्टार्ट से लेकर के अब तक हमने क्या कुछ पढ़ा, क्या कुछ सीखा, वो देख लेते हैं। स्टार्टिंग में मैंने क्या कहा था आपको? स्टार्टिंग में मैंने लिटरेचर के बारे में बताया कि लिटरेचर को हम दो तरीके से पढ़ते हैं, एक प्रोज और एक पोइट्री। लिटरेचर के दो पार्ट होते हैं, एक प्रोज होता है और एक पोइट्री होता है। प्रोज के अंदर हम लेटर राइटिंग यानी लिखना, वो भी सेंटेंसेस के अंदर, लेटर राइटिंग और पैराग्राफ राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, डायरी राइटिंग, तो ये कुछ आइटम्स होती हैं प्रोज के अंदर जो पर्टिकुलरली हम सीखते हैं, लिखते हैं और वो एग्जाम्स के अंदर आप लोगों से पूछे भी जाते हैं। उसके बाद पोइट्री, मैंने बताया था पोइट्री क्या होती है। पोइट्री जैसे प्रोज सेंटेंसेस के अंदर होती है, जो पोइट्री होती है वो लाइंस के अंदर होती है। प्रोज के अंदर ग्रामर का रोल बहुत ज़्यादा होता है, आपको सेंटेंसेस फ्रेम करने होते हैं तो वो किस बेस पे करोगे? ग्रामर के बेस पे। पोइट्री के अंदर ग्रामर का रोल ना के बराबर होता है, यहाँ ग्रामर की इतनी वैल्यू नहीं होती। लेकिन यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो पोइट्री है, जो पोएम है, उसके अंदर आपको म्यूजिक, जो आप लोग राइम की बात की थी ना, म्यूजिक, पोइट्री के अंदर म्यूजिक होता है। जैसे गाने होते हैं ना, जब अगर गानों की धुन नहीं मिलेगी, जो तुकबंदी नहीं होगी, तो गाने इतने अच्छे नहीं बनेंगे। तो चलिए अब हम लोग इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसको हम कल करेंगे। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है।